हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तानी सियासत में कुछ ना कुछ ज़रा हट के होता ही रहता है और कल पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में वो ज़रा हट के हो गया है जिसकी तवक्को बहुत कम लोग कर रहे थे। यानी पीटीआई ने 20 में से 15 नशिस्तें तो ले ली हैं। 16वीं नशिस्त के ऊपर जो है, जो पिंडी में है, वो अपेरेंटली तो मुस्लिम लीग नवाज़ जीत गई है, मगर उस पर रिकाउंटिंग कल होगी। तो फ़िलहाल जो ब्रेकडाउन बन रहा है वो मुस्लिम लीग नून की 4 और एक आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं और यूं पीटीआई जो है अब इस पोजीशन में है कि दोबारा हुकूमत बना ले पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में। एक धचका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, और ये जो वेव आई है पंजाब के अंदर, इसके थोड़ा सा अगर मैं आपको एक झलकी पेश करूं तो खुशाब की अगर हम मिसाल लें, PP 83, वहाँ 2018 में आज़ाद उम्मीदवार जीते थे। उन्होंने 68,959 वोट लिए थे। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून थी, 47,684 वोट लिए थे और पीटीआई 5वें नंबर पे थी। TLP ने भी पीटीआई से ज़्यादा वोट लिए थे, मगर कल के ज़िमनी इंतखाब में पीटीआई ने ये सीट जीती, 50,749 वोट लिए और दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार आए जिन्होंने 43,587 वोट लिए। यानी 5वीं पोजीशन से पहली पोजीशन तक पीटीआई पहुंची खुशाब में। इसी तरह अगर भक्कर में देखें तो भक्कर में तीसरे नंबर पर थी 2018 में और 2022 में पहले नंबर पर आ गई। उसी तरह फैसलाबाद में अगर हम देखें 2018 में तो दूसरे नंबर पर थी, आज पहले नंबर पर आ गई कल। सिमिलरली झंग के अंदर पीटीआई जो थी वो दो सीटें थी, दोनों में वो दूसरे नंबर पर आई थी और इस दफ़ा पहले नंबर पर, यानी दोनों सीटें ले गई है। कमोबेश यही हाल उन तमाम 20 सीटों का रहा जिसमें से 15 जो है पीटीआई उसने इम्प्रेसिव, न सिर्फ इम्प्रेसिव शोइंग है बल्कि जो बहुत एक अनहोनी हुई है पाकिस्तान की तारीख़ में। बहुत कम होता है कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर टर्नआउट जो है वो बहुत ज़्यादा हो, और जो टर्नआउट हुआ है कल के इंतखाबात में वो 45% से ज़ायद रहा है बेशतर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, जो कि शायद आम इंतखाबात, शायद क्या यकीनन आम इंतखाबात में भी नहीं देखा गया, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तो 50% तक बात पहुंच गई थी। इसका मतलब है कि इमरान खान का जो नैरेटिव है, जो उनका बयानिया उन्होंने क्रिएट किया कि ये हुकूमत जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रही, महंगाई हो गई है। ठीक है, साजिश, अमेरिकी साजिश थी कि नहीं थी उसका मुझे नहीं पता कि कितना इम्पैक्ट हुआ, मगर जिस तरह से एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया पीटीआई ने कि उनके वही उम्मीदवार जिन्होंने उन्हें पीठ दिखाई जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद हुई और उन्होंने वफ़ादारी बदल कर वो उन्होंने मुस्लिम लीग नून के हक़ में, उम्मीदवार के हक़ में, हमज़ा शहबाज के हक़ में वोट दे दिया, तो अवाम ने उसका बदला लिया। हमने बहुत सी फुटेजेस देखी जहाँ अवाम जो है कैंपेनिंग के दौरान लोटे लेकर के जा रहे थे, लोगों के घरों के सामने भी एहतजाज किया गया जिस पर ख़ासी जो है बातचीत भी हुई। तो वसत साहब, आपको भी सरप्राइज़ किया इन रिज़ल्ट ने? नो। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमज़ा साहब ने अभी तक इस्तीफ़ा दिया या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं। दे देना चाहिए। हाँ। इसलिए कि कल उनकी पार्टी जो है वो जब रिजल्ट्स इब्तदाई मरहले में थे तो कंसीड कर गए। अच्छा, उनकी हुकूमत तो वैसी मौलक थी। नहीं लेकिन अब मसला ये है कि अब तक इस्तीफ़ा दे देना चाहिए मेरे ख़्याल में। दूसरे ये है कि कल इनका इजलास भी हो रहा है इत्तेहादियों का मॉडल टाउन लाहौर में, वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह पे जी। तो मेरा ख़्याल है कि कुछ निगरां हुकूमत का सिलसिला जो है वो मेरे हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कहाँ? इस्लामाबाद में। ओके। इसलिए कि इस्लामाबाद से आप तो ख़ुद मोटरवे से आते जाते हैं, तो अब जो नया मरकज़ी वज़ीर आज़म है, आपको पता है कि कितने मुरब्बा मील में उसकी हुकूमत तो होगी। शाह आलम शाही किले से पालम, ये सूरत हाल है। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी अलबत्ता मुखालफत इसलिए करेगी कि
दे आर सिटिंग प्रीटी इन सिंध, तो उनको क्या मसला है। तो मेरा ख्याल है कल अगर जो इजलास होने वाला है उसमें सिवाय पीपल्स पार्टी के बाकी लोग शायद ये चाहें कि बहुत हो गई, बड़े मियाँ साहब भी यही चाह रहे थे, तो अब निगरान हुकूमत के बारे में सोचा जाए, जो जो वक्त गुजरता जाएगा। मेरे है परसेप्शन। अच्छा, मेरी जो बात हो रही है मेरे ख्याल में वो अभी कह रहे हैं कि हम सेंटर में जो है वो अगर गिव इन कर जाते हैं तो वो ये जो वेव चली हुई है इमरान खान की, ये अल्टीमेटली जो नहीं है लेकिन आपको देखें जोग्राफिकली भी आपको देखना पड़ता है ना कि किस हद तक आपकी रेट और कहाँ तक टिक सकते हैं, और जो पॉलिसी आप बनाएंगे ऐलान करेंगे वो कौन से सूबे एग्जीक्यूट करेंगे और किस तरह करेंगे। में हम देख चुके हैं ये प्रैक्टिकल नहीं ये 1988 में बेनज़ीर भुट्टो यार 2022 में 1988 की बात ना करें सर, तो रियासत से लेके हर सियासी जमात जो है दूसरे 90 की दिहाई में रह रही है। दूसरे में एक और चीज़ आपने शुरू में सवाल किया था कि आपको हैरत हुई, मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई है। अच्छा, मुझे बल्कि अजीब सा लग रहा है कि कल से क्यों हैरतों के पहाड़ टूट रहे हैं मीडिया पे, इसलिए कि ये पीटीआई की सीटें थी 20 की 20 और पीटीआई ने उनमें से 15 ले ली। तो ये क्लीन स्वीप या हैरत नहीं थी और ये कोई चेंज आ गया। कौन सा चेंज आया है? उनकी अपनी सीटें थी, वैसे उन्होंने ले ली, बल्कि 5 जो हैं मेरे हिसाब से मुझे है कि क्यों नहीं ले पाई ये सीटें। तो ये जो परसेप्शन बन रहा है कल से मीडिया में कि जी ये कोई बहुत ही अनहोनी बात हो गई है, अनहोनी बात होगी जनरल इलेक्शन में कि पंजाब में पीटीआई इसी तरह क्लीन स्वीप करे, तब होगी अनहोनी बात। ये जो कल हुआ है, कल इसमें मुझे तो कोई हैरत इसलिए नहीं लग रहा है, क्यों शक था कि पीटीआई 15 सीटें भी नहीं ले पाएगी, इसलिए क्यों हुकूमत देखें, बात ये खाली ये सीटें तो नहीं थी ना, इसका दारोमदार पंजाब की हुकूमत के ऊपर भी था कि हुकूमत कौन क्या पीटीआई वापस ये हुकूमत ले पाएगी, वो उसने ले ली। तो वो ये थोड़ा सा फ़र्क इसलिए भी आया ना उस हिसाब के आम जो है ज़िमनी इंतखाब उनका असर जो है वो हुकूमत पे नहीं पड़ता अमूमन, और ना ही आज तक अभी 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो लोगों के अंदर ये सीटें किसकी थी? नहीं, पीटीआई की थी। तो ले ली नहीं ले तो ली। तो ये क्यों शक क्यों था? मेरे सवाल का जवाब जो है वो नहीं शक इसीलिए क्यों शक था सर? हाँ, अगर मुस्लिम लीग ले लेती या कोई और पार्टी ले लेती तो हम कहते हैं यार ये देखो ये क्या हो गया। भैया उन्होंने अपनी सीटें खुद जीत ली, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। मीडिया उछाल रहा है कोई बहुत बड़ी कोई तब्दीली आ गई है। ये है तब्दीली, अगर वाकई आई है हुकूमत तो तब्दील हो गई ना। तब यार हुकूमत तो इसलिए कि हुकूमत धक्के से बनाई गई थी। हाँ है? ये है ना हुकूमत जब धक्के से बनेगी और इस तरह टूट टाट के बनेगी तो जाहिर है कि वो तब्दील हो ना हो, इसमें हैरत की तो कोई बात नहीं है। तो चीज़ें तो लॉजिकल उसमें कंक्लूजन में जा रही है ना। आपने मसनूई तौर पे दरिया का रुख मोड़ने की कोशिश की, आप नाकाम हो गए, दरिया तो अपने रुख पे बहेगा। तो मुझे इसमें कोई हैरतनाक बात नजर नहीं। जैगम खान भी मौजूद हैं, बोर हो रहे हैं वो इस वक्त इंतजार करके। जैगम साहब थैंक यू अगेन कि आपने हमें ज्वाइन किया। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ जैगम खान से कि ये जो इमरान खान है इन्होंने जाहिर है कि कामयाबी हासिल की और हम समेत हर आदमी कह रहा है कि वाह 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 क्या शानदार चीज़ हो गई है ये। हालांकि मुझे तो था कि इसमें शानदारी की कोई बात नहीं है, अंडरस्टूड है कि जिसकी सीटें उसे मिलनी चाहिए। तो जैगम भाई हमें ये बताइए कि इस इलेक्शन में कल 3000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन थे, सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशनों पे कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई। आरटीएस 2018 की निस्बत 100% काम करता रहा आखिरी वक्त तक और किसी सियासी जमात ने उस पर उंगली नहीं उठाई। किसी सीट पे कोई डस्का टाइप चीज़ नहीं हुई। और इसके बाद भी
15 सीटें हासिल करने के बाद भी खान साहब ने जो पहला ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार है, उसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और फिर उसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी कहा जी कि 40 लाख वोटरों को मुर्दा वोटरों की फहरिस्त में डाल दिया गया। यानी ये इलेक्शन की विक्ट्री के बाद की मैं बातें कर रहा हूँ। तो इससे पहले कि मैं आपसे आपका राय जानूं, वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने एक नुक्ता उठाया है और उसके बाद इसको चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज तक होता तो ये है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम वो लगाते हैं जो इलेक्शन जो है वो लूज़ करते हैं, जो जीत जाता है वो तो कोई बात हो भी तो नहीं करता। लेकिन ये एक ऐसा शख्स जो है जीत के भी कह रहा है कि जी मेरे साथ धांधली हुई है, उसके मकसद और भी हो सकता है। फॉरेन फंडिंग अकाउंट का फ़ैसला जब से महफूज हुआ है तो हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन को ज़ेरे बार और धौंस में लाने के लिए जो है वो इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करता है। अच्छा, इस जानिबदार इलेक्शन कमीशन के तहत जो पीटीआई की जीत का मार्जिन है वो 6000 से लेके 30,000 वोटों के फ़र्क से है तमाम सीटों में, अगर आप कैलकुलेट करें, सिवाय एक सीट के जहां 49 वोटों से मुस्लिम लीग नून जीती है, पिंडी वाली, वो भी डिस्प्यूटेड हो गई है। मैंने इलेक्शन कमीशन से भी पता करवाया कि क्या ऑफिशियली कोई शिकायत पीटीआई की जानिब से जमा कराई गई हो, क्योंकि खान साहब कह रहे हैं ना कि धांधली हुई है, नहीं तो उसका कोई नहीं हुई ना। अच्छा, और मज़ीद ये कि लाहौर जिसे लीगी जो है अपना जद्दी पुश्ती सियासी किला समझते हैं, वहाँ भी जिन 4 सीटों पे इलेक्शन हुए उनमें से 3 पीटीआई ले गई। ज़ाहिर है पहले भी उसी की थी, ले गई। तो ज़ैगम खान साहब ये उसके बाद भी इलेक्शन कमिश्नर के पीछे लठ लेके क्यों घूमा जा रहा है, और क्या करे इलेक्शन कमीशन? 100 के 100 नंबर दे। वो आपने शेर नहीं सुना हुआ कि अगर मैं मुमतन होता तो नंबर 100 के 100 देता। तो इमरान खान साहब के उनकी सियासत के अलग नंबर हैं, उनके हैंडसम होने के अलग नंबर हैं। तो वो मेरे ख्याल इसी वजह से नाराज़ हैं कि वो चाहते थे कि 100 के 100 नंबर हों। देखिए, कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने नहीं आई, कोई ऐसी एविडेंस सामने नहीं आई जिससे हमें ये महसूस हो कि किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कोई जानिबदारी का मुजाहरा किया है इन इंतखाबात में। अगर किया होता तो आपने 2018 के इलेक्शंस की एग्जाम्पल्स दी हैं जिसमें हर रोज़ हमारे पास स्टोरीज आ रही थी, हर रोज़ हमें पता चल रहा था। आरटीएस की आपने बात की, वो तो इलेक्शन डे की बात थी, लेकिन जो प्री पोल जो कुछ हुआ और जिस स्केल पर हुआ, जिस तरह लोग टिकटें छोड़कर भाग रहे थे, वो एक अलग कहानी है। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमिश्नर साहब से एक तो इमरान खान डस्का पे नाराज़ हैं कि डस्का की क्यों इंक्वायरी हुई। उन्होंने दोबारा भी डस्का की बात की कि चंद पोलिंग स्टेशन पर बात हुई तो पूरा इंतखाब क्यों कराया। हालांकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो रिसेंट हिस्ट्री है उसमें अगर कोई एक हल्का इस तरह खुलकर एक धांधली साबित हुई है, मुनज़्ज़म धांधली साबित हुई है, तो वो डस्का का हल्का है। और दूसरा, शायद वो नाराज़ हैं कि फॉरेन फंडिंग के केस पे शायद उस तरह की यकीन दहानी इलेक्शन कमीशन ने उनको नहीं कराई जिस तरह करानी चाहिए थी। और तीसरी बात ये है कि क्योंकि वो ग्रीवेंस पर खेलते हैं, वो यही कहते हैं कि पूरा सिस्टम रिग्ड है, ये सब लोग मेरे खिलाफ हैं, ये सभी करप्ट हैं। तो ये उनकी जो एक प्रैक्टिस है और उनको फ़ायदा मिला है कि वो तमाम पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो आईनी इदारे हैं, जो आईनी इदारे नहीं, उन सबको मुसलसल दबाव में रखते हैं। और दबाव में रखने का एक फ़ायदा उनको ये होता है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, अदालतों को भी दबाव में रखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट पे भी उन्होंने दबाव डाला हुआ है, इलेक्शन कमीशन पे भी दबाव डाला हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव डाला होता है। आज आपने सुना वो पुलिस वालों को डरा रहे थे, वो कह रहे थे कि सबके एक एक के नाम मेरे पास है। वो तो आप सिर्फ ये कह दें तो उसके बाद सारे पुलिस वाले जो हैं वो डर जाते हैं। इसके अलावा तो मुझे नहीं नज़र आता कि कोई एविडेंस है जो उन्होंने सामने रखी है कि ये हमारे साथ ज्यादती हुई। नून क्यों इतनी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी? राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि 16 सीटें तो अपनी पक्की हैं, बाकी के ऊपर देखा जाएगा। तो मतलब पंजाब के अंदर जो हम अमूमी तौर पर देखते हैं कि रियासती मशीनरी का इस्तेमाल होता है और कोशिश यही की जाती है कि लठ मार के भी अगर हासिल कर ली जाए सीट तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है।
इस दफ़ा आपको लगता है कि PMLN ओवर कॉन्फिडेंस में मारी गई है, या वो वाकई उन्होंने एक हुडविंकिंग सॉर्ट ऑफ दी हुई थी कि जनाब जानी तो हैं लेकिन हम कम से कम अपने वोटर को ये यकीन दहानी कराएं कि हाँ मामलात हमारे हाथ में हैं। तीसरी रीज़न ये भी कही जा रही है कि जिनको टिकट दिया गया वो तो असल में टर्न कोट्स थे और PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे या आज़ाद लड़े थे, तो उनका वोटर ने ही रिजेक्ट कर दिया, उनके अपने वोटर ने ही रिजेक्ट कर दिया। देखिए, जब हम इलेक्शन का एनालिसिस करते हैं तो दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो वो है जो हमारा रिवायती एनालिसिस होता है, हल्के की सियासत की बुनियाद पे, धड़ों की बुनियाद पे किस तरीके के धड़े बने हुए हैं, जो कैंडिडेट है वो कितना अच्छा इलेक्टेबल है, पार्टी का वोट उसको कितना हासिल है, इस वक्त धड़े उसको किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, हुकूमत किस साइड पर खड़ी है। अगर आप वो वाला आप एनालिसिस करें रिवायती, तो आपको नजर आता था कि मुस्लिम लीग नवाज को एक वाजे एडवांटेज हासिल है, क्योंकि ये जो 20 लोग थे इस पर 10 लोग तो ऐसे थे जो इंडिपेंडेंटली जीत कर आए हुए थे, तो जाहिर है तगड़े इलेक्टेबल हुए, और अब उनको मुस्लिम लीग नवाज का वोट बैंक भी अवेलेबल था और हुकूमत की सपोर्ट भी अवेलेबल थी। अगर ये वाला एनालिसिस करें तो आपको लग रहा था। लेकिन दूसरी चीज जाहिर है जो उन्होंने नहीं कहनी थी लेकिन हम कह रहे थे, सनाउल्लाह साहब ने तो वो नहीं कहनी थी, वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से अपसेट क्रिएट हो सकती थी। उसमें सबसे बड़ी बात तो वो महंगाई का एक जो तूफान आया IMF के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की वजह से, उससे जाहिर एक बड़ा शौक था। और दुनिया भर में हमने देखा है कि IMF के प्रोग्राम जब आते हैं तो सिर्फ हुकूमतों के हारने का खतरा ही नहीं होता, बल्कि स्ट्रीट्स में भी बड़े बड़े तूफान आते हैं, हुकूमतें उलट भी सकती हैं। पाकिस्तान में बहुत दिनों से लोगों का वो मिजाज नहीं है कि सड़कों में निकलें, लेकिन बैलेट बॉक्स के जरिए जरूर सजा देते हैं। तो ये IMF का जो 2-3 साल का पूरा प्रोग्राम चल रहा था वो टॉप अप हुआ इनके एक्शन से, तो इनको सारी सजा जो है वो भी इनकी वजह से मिली। और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर जिस तरीके से इमरान खान साहब ने अपना एक नैरेटिव बनाया कि ये मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा था और सब ठीक लेकर आया था और ये गैर मुल्की साजिश हुई और ये आपके साथ हाथ हो गया, उससे भी वो एक वेव क्रिएट करने में कामयाब हुए उस ग्रीवेंस को। हालांकि कॉज तो लार्जली उन्होंने ही किया था, इस सिचुएशन को वो अपनी मतलब एक एक्सपर्ट के सामने तो अपनी जान वो नहीं छुड़ा सकते, लेकिन अवाम के सामने ज़रूर उन्होंने अपने आप को सुरखरू कर लिया। फिर मुस्लिम लीग के अपने अंदरूनी मसाइल, एक आपने इशारा किया कि मुस्लिम लीग खुद भी ज़ाहिर है बढ़ गई कि उनका जो अपना पुराना कैंडिडेट था और जो साथ खड़े हुए थे उनको टिकट्स नहीं मिले, तो उनकी नाराज़गी अपनी जगह। मुस्लिम लीग के अंदर जो दो बयानिए चल रहे थे, जो ख़ानदान के अंदर इस तरह तकसीम है कि जो करिश्मेटिक लीडर है, जो करिश्माती शख्सियत है, जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, मरियम नवाज, उसके पास कोई ओहदा ही नहीं है, वो खाली तकरीरें करने के लिए, ना वो वज़ीर आला थी, ना वो सदर थी, ना वो पार्टी की हेड थी। फिर कुछ एरियाज़ को इग्नोर भी किया गया था पंजाब में, मतलब लाहौर पे बहुत ज़्यादा रिवायती तौर पर तवज्जो रही है मुस्लिम लीग नवाज़ की, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनको मुस्लिम लीग नवाज़ ने काफ़ी इग्नोर किया है। तो ये वो सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मुस्लिम लीग उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई जितना हम तवक्को कर रहे थे या जिस तरह एनालाइज किया जा रहा था। लेकिन मैं मुझसे साहब से इत्तफाक करता हूँ कि इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब 8% ज़्यादा ही वोट लिए हैं। अगर आप देखें तो 41.7% जो है वो मुस्लिम लीग नवाज ने लिए हैं, तो 49.5% वोट जो है वो PTI ने लिए हैं। 8% वोट हैं। अगर आप परसेंटेज टर्म में भी देखें तो ओवरऑल को इतनी बड़ी क़यामत नहीं है कि 20 हल्कों में से, और वो 20 हल्के इस तरीके से आर्ग्यू किया जा सकता है। मतलब ये जो वुसत साहब जिस तरह से पुट कर रहे थे कि आखिरकार ये 20 हल्के जो थे वो PTI ही के हल्के थे ना, और जब इलेक्शन हुए तो PTI सब तो वापस नहीं ले सकी, 5 तो कम से कम उनके हाथ से चले गए। दिस इज वन वे टू आर्ग्यू। लेकिन ये क्योंकि ये इलेक्शन बहुत अहम था, ये मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के लिए बहुत अहम था, इसकी वजह से जाहिर उनकी पंजाब में हुकूमत जाएगी और उसके बाद वो ऐसी सूरत में बचते हैं कि ऐसी उनके पास एक विफाकी हुकूमत है जिसके पास कोई सूबाई हुकूमत नहीं है। तो अच्छा, ये जो है आ रहा था, ये परसेप्शन और मार्केटिंग का ज़माना भी है। यानी वोट अपनी जगह, जलसे अपनी जगह, बयानात अपनी जगह, लेकिन एक जो परसेप्शन क्रिएट होता है ना, जैसे इन ज़िमनी इंतखाब से एक ग्रैंड क्रिएट हो गया कि जिसके लपेट में अब हम आम इंतखाबात के रिजल्ट्स भी तसव्वुर कर रहे हैं कि ऐसे ही आएंगे। और फिर उसके साथ मार्केटिंग नो डाउट PTI की मार्केटिंग का कोई जवाब नहीं है, कोई पार्टी उसके मतलब दूर दूर तक भी नहीं है। जैगम
ये जो था पीटी आपके जो आपने बड़ा तफसीली जवाब दिया, मैं उससे ये नतीजा क्या अखज़ करने में हक़ बजानिब हूँ कि जो पीडीएम का इत्तेहाद बना था उसका बुनियादी नारा ये था कि पीटीआई की जो माशी पॉलिसियाँ हैं उन्होंने मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया है, लिहाजा हमारा आना ज़रूरी है। और वो आ गए और उन्होंने ढोल अपने गले में डाल लिया, लेकिन वो ढोल गले में डालते ही वो उनके काबू से बाहर हो गया। एक ताल कोई और आवाज़ दे रही थी, दूसरा पल्ला कोई और आवाज़ दे रहा था, तो उसके नतीजे में हम ये रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। तो क्या इससे हम ये सबक हासिल कर सकते हैं कि कैसी भी हुकूमत हो वो 5 साल या जो भी आईनी मुद्दत है वो पूरी करे, ताकि उसे बैन करने का और बाल खोल के वोटर के सामने जाने का फिर मौका ना मिला 5 साल पूरे करने के बाद, और फिर वोटर उससे कहें कि बस अब हम जो हैं अपनी मर्ज़ी से या तो तुम्हें दोबारा लाएंगे या तुम्हें दोबारा नहीं लाएंगे। और बीच में जो बड़े बड़े अरस्तू आ जाते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वगैरह करने के लिए और अपनी चालाकियाँ चमत्कारियाँ दिखाने के लिए, उनके लिए भी शायद ये सबक है कि इस तरह ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर ये होता है, देखिए इंजीनियर्स को तो एक तरफ रखते हैं, जाहिर है बाहर से तो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए आके असेंबली को, लेकिन अगर उसको एक तरफ रख लें तो हमें ये सोचना है कि क्या हम पाकिस्तान के आइन पे यकीन रखते हैं या हम पॉलिटिशियंस की ग्रीवेंस के मुताबिक मुल्क को चलाना चाहते हैं। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है उसमें तो यही लिखा है कि एक वजीर आजम उस दिन तक वजीर आजम है जिस दिन तक उसको असेंबली में सपोर्ट हासिल है। अगर ऐसी हुकूमत में आएगी, ऐसी पार्टी हुकूमत में आएगी जिसके पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं होगी और उसके साथ कोलिशन पार्टनर्स भी होंगे, तो आप कोलिशन पार्टनर्स को किस खाते में मजबूर कर सकते हैं कि आपने 5 साल जो है वो निभाना है। इस सूरत में भी निभाना है जबकि खुद इमरान खान साहब जो हैं वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि उनसे वोट डलवाने के लिए वो सीक्रेट एजेंसीज के जरिए उनको हाँक के बुलवाया करते थे, मतलब अपने कोलिशन पार्टनर्स के बारे में कहा। तो ये कैसे है? अगर आईनी स्कीम ऑफ थिंग्स में तो हुकूमत गिरेंगी भी और बने भी की भी, और हमें उसको नॉर्मल तौर पे लेना चाहिए। जैसे एक दौर में हम समझते थे कि अगर विफाक में एक पार्टी की हुकूमत है तो सूबे में सिर्फ तमाम सूबों में उसकी होनी चाहिए, वरना विफाकी हुकूमत चलने ही नहीं देती थी। अब देखिए एक नॉर्मल चीज बन गई है पाकिस्तान में कि विफाक में एक पार्टी की हुकूमत होती है, किसी सूबे में किसी की, किसी सूबे में किसी की। इसी तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम में 4 साल में 5 साल में 4-4 दफा हुकूमतें गिर जाया करती है। तो इमरान खान साहब ये नैरेटिव लेकर आए ना कि बड़ी साजिश हुई और साजिश के जरिए मुझे निकाला गया और मेरा क्या कसूर था, मुझे क्यों निकाला। भाई आपको जिस वजह से जिन लोगों ने बनाया था वो लोग आपका साथ छोड़ गए, आपकी हुकूमत गिर गई। ये तो एक जमहूरियत की आम मिसाल है पाकिस्तान तो में। फिर वहां पर भी तो हम यही कहेंगे ना कि गिराई हुकूमत बेशक अगर आप कह लें कानूनी या आईनी तरीके से, लेकिन पीछे तो कारफरमा वही अवामिल थे जो हुकूमतों को इधर उधर करते हैं। अगर पीछे देखें, अगर पीछे ऐसे अवामिल थे और हमें वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं तो वो बिल्कुल उस पर आप बात कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, लेकिन फिर एक मिनट दीजिए। जी जी देखिए फिर हुकूमत बनाने में भी तो वही अवामिल थे ना, और इमरान खान कह रहे हैं कि हुकूमत चलाने में भी वही अवामिल थे। बिल्कुल, कि हुकूमत जो है वो चल ही नहीं पा रही थी, हुकूमत जो है वो कानून साजी के लिए भी सीक्रेट सर्विसेज का इस्तेमाल कर रही थी। इसका मतलब था जिस दिन उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया तो हुकूमत गिर गई। तो आप किसको हमें वक्फा लेना है, बिल्कुल आपकी बात से कंटिन्यू करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक। मौजू है उड़ता पंजाब। तज्जियाकार ज़ैगम खान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैगम, सरकार शाह आलम दिल्ली ता पालम, इस्लामाबाद के एक तरफ आज़ाद कश्मीर है वहाँ पीटीआई है, एक तरफ पंजाब है वहाँ पीटीआई है, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पीटीआई है। और ये इसलिए अभी प्रोलॉन्ग करने के चक्कर में है कि किसी तरीके से इक़्तिसादी बहरान की गिरफ्त ढीली हो तो कुछ सिलसिला जुम्बानी आगे बढ़ाया जाए सियासी तौर पे। तो पाकिस्तान में इससे पहले ऐसी कोई मिसाल नहीं थी कि फ़ेडरल हुकूमत जो है वो इस तरह एक जजीरे में क़ैद हो के रह गई हो।
इसका अंदरून जो है मुराल उस पर क्या असर पड़ेगा, और जिन्हें कर्जे वर्जे देने हैं, फंडिंग वंडिंग देनी है, वो भी ज़रा हाथ रोक के यूं करके बैठेंगे कि भैया देख लेते हैं कि कल क्या सूरत हाल होती है, उसके बाद बात करेंगे। ऐसा हुआ? देखिए, जमहूरी लिहाज से तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में आईनी तौर पर कहीं नहीं लिखा कि वफाकी हुकूमत जो है उसके पास कोई सूबे का कंट्रोल भी होना चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि सूबे जो हैं वो बहुत तगड़े हो गए हैं, लेकिन बहुत सी अहम चीज़ें, अहम तरीन चीज़ें जो हैं अभी तक वफाक के पास हैं। पैसा सारा वफाक के पास होता है, उसी के पास से ही सूबों के पास जाता है। सूबे बहुत कम टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो सूबे डिपेंडेंट हैं अभी भी। वफाक पर पैसा तो इस्लामाबाद से आएगा। इकानमी, साथ डिफेंस, नजरी तौर पे ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन प्रैक्टिकली जो अब धमा चौकड़ी मचेगी इस जोग्राफिया की वजह से, उस पर भी नज़र होनी चाहिए ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर धमा चौकड़ी मचनी है, अगर इस्लामाबाद पे यलगार होनी है, तो अब यलगार करना बहुत आसान है, क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो इस वक्त जिस तरह की जोग्राफी आपने बयान की, इस वक्त एक ऐसा जजीरा है जिसके एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा है तो दूसरी तरफ उस जजीरे के पंजाब है, तो इन दोनों के बीच में ही है। तो अगर इमरान खान इस वक्त यलगार का प्रोग्राम बनाते हैं और यलगार के ज़रिए हुकूमत गिराना चाहते हैं, तो फिर तो उनका काम बहुत आसान है, क्योंकि वफाक के पास इतनी बड़ी पुलिस फोर्स नहीं है कि वो यलगार को रोक सके। उसको सूबों के जो लॉ एंड ऑर्डर की रिसोर्सेज हैं, पुलिस है, उस पर डिपेंड करना पड़ता है, या उसको पैरामिलिट्री फोर्सेस पर डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन क्या हम ऐसा चाहते हैं? पाकिस्तान की जो इस वक्त की माशी सूरत हाल है, आपने ख़ुद उस तरफ इशारा किया कि हमारा IMF के साथ जो एक कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ लेवल का अग्रीमेंट है वो हो चुका है, लेकिन जब तक उसको बोर्ड मंजूर नहीं करता वो अग्रीमेंट की शक्ल नहीं लेगा। और बात सिर्फ वहाँ पे नहीं रुक रही, सिर्फ इन पैसों से बात नहीं चलेगी, इनकी मंजूरी के साथ ही जो बहुत से पैसे और अरेंज किए हैं, जिनको आपको मिफ्ता इस्माइल बता रहे हैं कि फ़लाँ दोस्त इतना देगा, फ़लाँ इतना देगा, फ़लाँ इतना देगा। सवाल ये है कि अगर हम ये टर्माइल क्रिएट करते हैं या इस वक्त हुकूमत को चलता करते हैं, तो क्या वो पैसे देंगे? पहले तो IMF वाला ही आपको ख़तरे में पड़ जाएगा, शायद वही थोड़ा स्लो डाउन पे चले जाएं। फिर क्या ये दोस्त जो हैं वो देंगे? और इंटरिम गवर्नमेंट को तो शायद कोई भी नहीं देना चाहेगा, क्योंकि जो भी देता है वो एक ऐसी गवर्नमेंट को देता है जिसके साथ उसकी कोई डीलिंग भी हो सके। अच्छा जयराम सॉरी, आई नो IMF के कोई रिप्रेजेंटेटिव से हमारी जो बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर केयर टेकर गवर्नमेंट भी आती है, क्योंकि हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है, लिहाजा गोइंग फॉरवर्ड नाउ इट्स अ फॉर्मेलिटी के क्या वो होता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारा जो प्रेमिस था कि पंजाब हुकूमत जिस तरह से गिराई गई थी उसी तरह से वापस हो गई, विफाक में भी यही हुआ, तो क्या आपके ख्याल में विफाक में भी रिवर्सल हो सकता है कि एक भी अगर खिसक गया LI या बाप या MQM या कोई एटसेट्रा कोई भी तो वहाँ पे भी रिवर्सल की पॉसिबिलिटी कितनी लग रही है आपको? देखिए, अगर तो कोई भी पार्टनर छोड़ता है, क्योंकि जो अक्सरियत है, जो इनके पास अक्सरियत है वो बहुत छोटी सी दो की है, इसमें तो 2 की अक्सरियत है, दो तो खाली चौधरियों के घर में ही मौजूद हैं जी। तो उसके साथ बल्कि शायद 2 से ज़्यादा है, 3 है या 4 हैं, तो उसके साथ अगर MQM तो खैर बहुत बड़ी ताकत है, BAP भी, अगर इनमें से कोई छोड़ता है फिर तो यकीनन हुकूमत जो है वो नहीं ठहर सकती, गिर जाएगी। और दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर इमरान खान साहब आते हैं और आकर जिस तरीके 2014 में तो फिर भी उनको को रोकने वाला था, अगर वो उस तरीके से आ जाते हैं और एक टर्माइल क्रिएट करके हुकूमत को फोर्स कर देते हैं, वो भी एक तरीका मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि हम पाकिस्तान के लिए क्या चाहते हैं। IMF का आपने बता दिया कि उन्होंने रीअश्योर जो है वो पाकिस्तान को किया है, मुझे मालूम नहीं आपसे उन्होंने बात की है और आपको जवाब दिया है, तो ये बड़ा रीअश्योरिंग है। लेकिन मैं जैसे आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि रकम की टर्म में वो रकम बहुत थोड़ी है, एक रीअश्योरेंस के हिसाब से वो बहुत बड़ी चीज़ है कि एक एतमाद जो है वो मार्केट्स का बहाल होगा। लेकिन इससे आगे बढ़कर आपने डील भी करना है और लोगों से भी रिसोर्सेज लेकर आने हैं। और अगर जो कमिटमेंट की है आपने IMF से वो भी जाहिर है इम्प्लीमेंट करनी है, वो भी निभानी है जी, वो भी निभानी है, वो भी एक इंटरिम गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं होगी। तो उस सूरत हाल में मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सर से अभी तक डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं टला, और जब तक हमारे सर से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं टल जाता तो हमें बहुत एहतियात से आगे बढ़ना चाहिए और इस वक्त सबको मिल बैठ के तय करना चाहिए। ये आप किसे समझा रहे हैं, किसे समझा रहे हैं?
मैं शायद खुद को ही समझा रहा हूँ और तो कोई समझेगा नहीं, या आपको समझा रहा हूँगा। अच्छा, दूसरा एक और जहाँ से मामला ये शुरू हुआ था, यानी कि कौन बनेगा करोड़पति नवंबर में, तो वो सारा मामला जो है, तो ये तो फिर वहीं आकर के रुक गया है मामला कहीं ना कहीं, आपको लगता है? जी देखिए, अगर अब इमरान खान साहब का ये जो सारा मामला हुआ है, अब जिस तरीके से कम बैक किया है, और इस अरसे में देखने के दो तरीके हैं। या तो इमरान खान की मिस्टर एक्स के साथ जो है वो वाकई बहुत झगड़ा है, और मिस्टर एक्स को उन्होंने जो है वो धोबी पटला भी मार दिया। उस लिहाज से तो वो बड़े तकड़े होके आएंगे, उस लिहाज से तो जो नवंबर है वो अहम ही नहीं रहता कि एक ऐसा वजीर आज़म जो मिस्टर एक्स को जो है वो पछाड़ के हुकूमत में आता है, तो उसको क्या ज़रूरत है नवंबर वाले इशू की। नवंबर को जिस साहब ने आना है वो अपना काम करेंगे और एक बहुत ही तकड़ा वजीर आज़म बैठेगा। लेकिन अगर ये झगड़ा मिस्टर एक्स और मिस्टर एक्स नंबर 2 और इनके दरमियान में था, दो एक्सेस के दरमियान में था, फिर मामले जो है वो गंभीर हो जाते हैं। फिर नवंबर बहुत अहम है, और फिर ये भी हमें देखना है कि क्या जब इमरान खान अगर वापस आते हैं तो क्या हम दोबारा जिस तरह का हाइब्रिड सिस्टम देखा था उस हाइब्रिड सिस्टम को देखेंगे, एक रीइंफोर्स किस्म का नए किस्म का हाइब्रिड सिस्टम आएगा जो पहले से अपनी शान में बढ़कर होगा, या इमरान खान साहब एक जमहूरी तरफ जाएंगे, इस दफा अथॉरिटेरियनिज्म का उनको शौक नहीं होगा, जिसका मुझे तो अमकान कम लगता है। अच्छा, ये बताइए, ये जो टीएलपी है इसका क्या हुआ? 5% एग्रीगेट उन्हें वोट मिले ज़िमनी इंतखाबात में, और उससे पहले परसेप्शन ये था कि टीएलपी किसी भी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। क्या हुआ, ये धीमे क्यों हो गए? देखिए, अभी एनालाइज हमें करना पड़ेगा। वो सब 5% कोई कम वोट नहीं होता। पाकिस्तान में जो मजहबी जमातें हैं उनका इतना ही वोट बैंक है, इससे ज़्यादा नहीं होता। उनका बड़ा कमाल ये है कि कम से कम पंजाब की हद तक दूसरी तमाम मजहबी जमातों को उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। आज अब टीएलपी के बारे में बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर जमात इस्लामी की आपने बात नहीं की, जेयूआई की आपने बात नहीं की। एक ज़माने में जेयूपी बड़ी तकड़ी जमात हुआ करती थी, कराची में भी और किसी हद तक पंजाब में भी, वो तो फारिग हो गई। तो उस लिहाज से उन तमाम ट्रेडिशनल रिलीजियस पार्टीज़ को एक नई जमात ने रिप्लेस कर दिया है, जो बड़ी एंग्री जमात है, जिसको मैं कहता हूँ कि ये पीटीआई ऑफ द पुअर, इस्लामिक टच भी है। जी, पीटीआई ऑफ द पुअर है सर, उसमें सारा वो टच मौजूद है जो पीटीआई में मौजूद है। उसमें सोशल मीडिया आप देखिए, वो उसी तरह ट्रेंड्स बनाते हैं जिस तरह पीटीआई बनाती है। यंग लोग हैं, नाराज हैं, वो थोड़े से मतलब है वो कार की बजाय बल्कि ये ज़िमनी इंतखाब जो है जहाद भी था। खैर, थैंक यू सो मच ज़ैगम खान ने कहा है, बहुत गुफ्तगू कर लिया आपने। अब वक्फा ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह दोबारा आपको ज़हमत देंगे। वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। बात करेंगे नाजिम जोखियो केस की, जिनको गुज़िश्ता बरस मलीर के इलाके में कत्ल किया गया था। पीपल्स पार्टी के एक एमपीए और एमएनए, दोनों भाई जाम करीम और जाम अवैस, उनके घर पर माहौलियाती कारकुन थे इस बात पर कि उन्होंने जो जाम लोग हैं, इनके जो मेहमान आए हुए थे गैर मुल्की शिकारी, उनको रोकने की कोशिश की। शिकार से केस बहुत हाईलाइट हुआ था। फिर इवेंचुअली जो है जाम अवैस जो एमपीए हैं, उनको पुलिस ने गिरफ़्तार भी किया। काफ़ी अरसे वो गिरफ़्तार रहे। जाम करीम जो एमएनए हैं वो भी नॉमिनेट हुए, फैमिली ने, नाजिम जोखियो की फैमिली ने उन्हें नॉमिनेट किया और वो बाहर भाग गए। मगर जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद हुई तो पीपल्स पार्टी ने उन्हें वापस बुलाया, वोट डलवाया और उन्होंने ज़मानत ले ली। इवेंचुअली पुलिस ने ये किया कि दोनों एमएनए और जो एमपीए हैं उनके नाम चालान से निकाल दिए अचानक, और ये कहा कि जो इन लोगों के जो नाजिम जोखियो के कत्ल में ना एमपीए मुलविस हैं और ना एमएनए मुलविस हैं। हालांकि पुलिस के पहले रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों की मौजूदगी उसी जाम हाउस में जहां नाजिम जोखियो को तशद्दुद करके कत्ल किया गया वहां पाई गई थी। इस मामले को फैमिली के जहां तक हम बात करें, अपेरेंटली उन्होंने अदालत को कहा है कि उन्होंने अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो जाम फैमिली है उन्होंने कंपनसेशन किसी अनडिस्क्लोज्ड, वी डोंट नो कि क्या दिया है, लेकिन
जो अफजल जोखियों उनके भाई और शीरी जोखियों जो उनकी बेवा हैं नाजिम जोखियों की, उन्होंने अल्लाह के वास्ते उनको माफ़ कर दिया। मगर नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो है उन्होंने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लीगल जिब्रान नासिर, उनके थ्रू एक कोशिश की कि किसी तरीके से वापस इस केस को ज़िंदा किया जाए। तो जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिर ने उनकी दरख्वास्त पर हफ्ते को ये फ़ैसला दिया कि MPA जाम अवैस का नाम जो है इंक्लूड किया जाए। वेलकम टू द शो जिब्रान। मुझे बताइए क्या कोई फ़र्क पड़ेगा इस सारी सूरत हाल से, क्योंकि जब फैमिली भी माफ़ कर चुकी है, पुलिस की पूरी कोशिश है कि तमाम लोगों के नाम कम से कम MNA और MPA के निकाल दिए जाएं, और सूबाई हुकूमत में पॉलिटिकल विल ज़ीरो है इस बारे में। बिल्कुल। तो प्रोसिक्यूशन तो जब ये एक अलामती कामयाबी है या वाकई कोई इससे केस पे असर पड़ेगा? सर देखिए, जिस तरीके से मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत इस केस को दफन करना चाह रही थी और जाम अवैस और जाम करीम जाम छुड़ाना चाह रहे थे अपनी नाजिम जोखियों की जान लेने के बाद, वो तो शायद मुमकिन नहीं हो सका। हमारा जुडिशल सिस्टम चूँकि जंग आलूद है तो उसमें जो गेंस हैं वो इंक्रीमेंटल होते हैं। NCHR की जो दरख्वास्त है पार्टी बनने की वो अभी तक पेंडिंग है, और जो हमारी दरख्वास्त है हाई कोर्ट में कि इस केस के अंदर इंसाय दहशतगर्दी की दफ़ात लगनी चाहिए वो भी अभी तक पेंडिंग है। और जो एक मस्बत बात है वो ये है कि जो एक मौक़िफ़ इख्तियार करवाया गया अफजल से और शीरीं से कि ये हादसाती मौत है और जाम अवैस और जाम करीम मुलव्विस नहीं है, उनके गार्ड से लड़ाई के दौरान ये हुआ है, कोर्ट ने उसको कबूल करने से इनकार किया है। और चूँकि जाम अवैस अपने नाम से नामजद थे FIR में, इसलिए उनको अक्यूज़ समझा है, उनके ख़िलाफ़ ट्रायल होगा। जाम करीम के हवाले से एक बड़ी वेग सी बात लिखी। वाज़ेह बात यह है कि नाम उनका FIR में नहीं है, जो कि अपनी जगह एक हकीकत है, मगर ये भी लिखा कि कोई मज़ीद उनके हवाले से शवाहिद नहीं मिले, जो कि गलत बात है। चूँकि अपने 164 के बयान में भी तशद्दुद का जिक्र, जाम करीम के हाथों का जिक्र अफजल ने किया था जी। और उसके अलावा भी जो 161 के बयान पुलिस ने लिए उसमें भी जाम करीम का रोल बहुत वाज़ेह है। और अपने भी बयान में नाजिम ने जो व्हाट्सएप मैसेज आखिरी रिकॉर्ड कराया था अपने वकील को, उसमें भी अब्दुल करीम का नाम लिया था। तो ये लीगल बैटल्स हमारे यहाँ टाइम लेते हैं, बट इस केस को एक तरीके से ज़िंदा रखा हुआ है, उसको परसूव कर रहे हैं, और हमें तो नाउमीद नहीं है। हमें पता है कि सब्र का इम्तिहान लिया जाएगा, बट मजलूम सब्र का ही दिखा सकते हैं। तो अगेन फैमिली ने आपकी मालूमात क्या है, फैमिली ने क्यों माफ़ किया? सर मैं तो उस वाले से अपने आप को आई कैन नॉट पुट माई सेल्फ इन दोज शूज़ कि उनके ऊपर क्या मत हुई होगी। बट जहाँ तक आपने शुरू में एक सवाल किया था एक और भी कि जिसका मज़ीद आगे कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, देखें अदालत ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आईओ का काम नहीं है कि किसी के हल्फनामे के ऊपर मुलज़िमों को माफ़ कर दे। अदालत का काम है वो अपनी कार्रवाई के बाद ये फैसला करती है। अगर अब नाजिम के ख़ानदान की तमाम जो भी वर्सा हैं उनकी जानिब से, चूँकि कानून ये कहता है कि तमाम वर्सा को एग्री करना चाहिए, कोई माफ़ीनामे की या कोई कंपाउंडेबिलिटी की होती है प्रोसीडिंग्स, तो उसमें भी अदालत के पास ये राइट है कि वो फ़साद फिल अर्ज़ के ज़रिए जो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी समझा जाता है 311 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, उसमें इनका ट्रायल कर सकती है, उसमें उनको कन्विक्ट कर सकती है। अच्छा, वो तो उस सूरत में भी करेगी ना कि कोई ना कोई अदालत को रिक्वेस्ट करेगा। यहाँ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है की फैमिली ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, अब इंटरेस्टेड नहीं है। जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसका हाल आपने पहले दिन से देख लिया है कि किस तरीके से वो तो बाकायदा आओभगत होती है जाम्स की जब वो आते हैं ज़मानत लेने भी, तो हाँ मेहमान नवाजी खैर वो अपनी जगह है। तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ अपने तय वो अभी तो केस सेशंस अदालत में जाएगा ट्रायल के लिए, और वहाँ पे देखिए जज के सामने जब तमाम शवाहिद होते हैं और अगर जज किसी केस को कंपाउंड करता है और फसाद फिल अर्ज नहीं लगाता तो एक वो व्यू फॉर्म करता है कि मेरे सामने जो शवाहिद मौजूद है उनकी रोशनी में मैं क्या देख रहा हूँ। दलाइल तो आपको पता है इस केस में भी प्रोसिक्यूशन के स्टेज पे भी कोई नहीं थे, वो तमाम तर इस बात पे हक में थे कि चलान को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया जाए। वो तमाम तर ख़ानदान वाले भी कह रहे थे कि चलान को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया जाए। फिर भी अपना एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड दिखाया है मजिस्ट्रेट साहब ने, और उन्होंने 10 मुलज़िमों को इन्वॉल्व पाया है और 6 को आज़ाद किया है। उससे अब हमें शिकायत हो सकती है, बट हम ये नहीं कह सकते कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड बिल्कुल नहीं था मजिस्ट्रेट का और जो इस्तग़ासा ने बोला वही हुआ। तो उम्मीद कर सकते हैं कि सेशंस अदालत के अंदर जज साहब इन तमाम चीज़ों को देखेंगे, और जो हमारी बाकी एप्लीकेशन हाईकोर्ट में पड़ी हमें वहाँ पर से भी उम्मीद है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट आएगी सामने। तो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो है जो परसू कर रहा है, जिसको आप भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके एप्लीकेशंस के ऊपर अभी तक कोई रद्द अमल किसी भी कोर्ट से या कोई ऑर्डर आया?
या जैसे आपने कहा पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उनकी तारीखें कब हैं? ज़ेर समाअत हैं जी। आज चूँकि हमारी 2 रिविजन्स फाइल हुई भी थी, आज उनमें से एक की समाअत थी और उसमें हमने जज साहब को आगाह किया कि जी एक और रिविजन भी फाइल हुई हुई है जिसमें आपने क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए हैं NCHR के लोकल स्टैंडाई के हवाले से कि क्या NCHR पार्टी बन सकता है कि नहीं, तो दोनों को साथ समाअत की जाए। तो अब दोनों की समाअत इकट्ठे जो है वो 24 अगस्त के लिए रखी गई है, आज ही वो फैसला आया है। अच्छा, आपने फसाद फिल अर्ज की बात की कि अगर फ़र्ज़ करें कि फैमिली मुतासर आदमी की डिसइंटरेस्टेड हो जाए तो फिर जज अपनी सवाबदीद पे फसाद फिल अर्ज की जो क्लॉज है या जो इन्वोक कर सकता है, तो अगर वो इन्वोक कर भी दे और फैमिली जो है वो लाताल्लुक़ी इख्तियार करे, तब भी ये केस कितनी दूर तक पैदल जा सकता है? मैं चूँकि कानून नहीं जानता इसलिए मैं समझना चाह रहा हूँ। देखिए, डायरेक्ट आई विटनेस तो इस केस का एक्चुअल मर्डर का तो कोई नहीं है, क्योंकि अफजल भी जो नाज़िम का भाई है वो उसे एक तशद्दुद होने के बाद एक टॉर्चर्ड हालत में छोड़ के आया था। जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं वो सारे के सारे अक्यूज़्ड हैं, मुल्ज़िम हैं ओरिजिनल तफ्तीश के अंदर। जो बीवी है उसकी गवाही यहाँ तक है कि अब्दुल करीम के लोग आए थे जो उसे लेके गए हैं। जो सबसे क्लियर एविडेंस हमारे पास है वो नाज़िम की अपनी ऑडियो है जो कि FIA ने वेरीफाई की है, जिसमें बताता है कि रात के 11:30 बजे और मुझे जाम हाउस बुलाया गया है। अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बेसिस के ऊपर अगर चाहे तो अदालत फिर भी कन्विक्ट कर सकती है, जो कि डायरेक्ट आई विटनेस तो वैसे भी ऑन एक्चुअल टाइम ऑफ डेथ जब मौत वाक़ई हुई तो वहाँ पे ख़ानदान का कोई शख्स मौजूद नहीं था। ये ज़रूर है कि उसको एक ज़ख्मी हालत के अंदर छोड़ा था जाम हाउस में और सुबह वहाँ से लाश मिली है। तो सिंध हुकूमत का जो रोल है वो तो इतना शर्मनाक है कि उस पर कोई बात भी नहीं हो सकती। देखिए, सिंध हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की है और पीपल्स पार्टी की अपनी जमहूरियत के लिए और बाकी चीज़ों के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ हैं, काफ़ी शहादतें हैं, मगर एक बहुत अजीब सी बात है कि आप इंसानों में और शहरियों की जान में फ़र्क करें। आपके जो शहीद हैं, आपके जो शोदा हैं, आपके जो लोग हैं जिन पर मुश्किलें टूटी हैं, वो सबके लिए मुकद्दम हों, वो सबके लिए मुकद्दस हों, मगर आम आदमी की ज़िंदगी का आप इस तरह से खिलवाड़ करें, मजाक करें, तो मुनाफिकत की तो इससे बड़ी मिसाल हमें नहीं मिलती है। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिब्रान, हम इसको फॉलोअप करते रहेंगे। ये केस अगेन रे ऑफ होप तो है कि चले MPA के ख़िलाफ़ मुकदमा चलेगा, मगर जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन इसको परसू करेगी, अगर कोई भी जज होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि इस केस को ज़्यादा चलाया जा सकता। ठीक, इसी पॉजिटिव नोट पे हाँ बिल्कुल, इजाज़त ले लेते का बोल वाला। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।